नालों में इस तरह की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति बार बार होती रही है। और ये 2013 में भी हुई थी, 1835 का हमने बताया आपको। इससे पहले भी कई बार इन नालों में इस तरह के बाढ़ें आई है। तो ये अप्रत्याशित नहीं है, अप्रत्याशित जानमाल का नुकसान है। वो इसलिए हुआ है कि इन नालों के मार्ग में हमने बड़े बड़े होटल बना दिए, घर बना दिए, एस्टेब्लिशमेंट सेटलमेंट्स कर दिए हैं, इसलिए ये हो रहा है। हम हिमालय की सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं, न सरकारें समझ रही हैं, न लोकल लोग समझ रहे हैं। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और इस तरह के नालों के ही मुहानों पे हम बस्तियां बसा देते हैं। लिहाजा इस तरह के जब तब हम इस तरह की बड़ी आपदाओं के जूझना पड़ता है हमको। फिलहाल क्या कहेंगे आप, अब किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाना चाहिए, किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि लोगों की जान कम से कम जाए, लोगों को बहुत जल्दी से उनको रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद इतने लोग बेघर हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था की जाए। उनका ऑक्यूपेशन का वो ये यात्रा का इलाका है, यात्रा का क्षेत्र है, इनकी सारी इकोनॉमी यात्रा से जुड़ी हुई थी बेचारों की। वो इनके कई पैसे लगा के इन्होंने, भाई एक बात बताओ, इनको भले बनाया गया है गलत जगह पे, पर बनाने का एक तरह से मौन स्वीकृति तो सरकारों की रही है। तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों का पूरे उनके आर्थिकी का, उनके जानमाल का, उनके जीवन का यापन का, उनका सारा ख्याल रखा जाए। तत्काल प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, बड़े पैकेज की जरूरत है। उसके बाद ये इससे सबक लेके, जो कि कभी नहीं सीखते हम, इससे सबक लेके हमको ये जरूर करना चाहिए कि अब इस तरह के नालों के मुहानों पर हमको सेटलमेंट्स हतोत्साहित करने चाहिए। यहाँ सरकारी सेटलमेंट भी थे, सरकारी स्कूलें थी, एक आध सरकार के और ऑफिसेज भी थे, वो भी इसी तरह के इसी फैन पे बने हुए थे। तो सरकारें भी पीछे थोड़ी हैं इस तरह के वायलेशन करने में। बिल्कुल, लेकिन हम कई तस्वीरें भी यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हर साल हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। क्या इन हालातों से, इन परिस्थितियों से निपटने का कोई जरिया है, कोई रास्ता है? जरिया तो है। आप सेंसिटिविटी एक्नॉलेज करके, मैप करके, आप इन क्षेत्रों को लैंडमार्क, इनको वो करके रेड मार्क करके इनको हतोत्साहित कर सकते हैं कि यहाँ निर्माण कार्य पर होता नहीं है। हाँ, प्रतिवर्ष आपदा दर आपदा कि हमको सबक, हमारी पूरी कहानी आपदा दर आपदा कुछ न सीखने की उदास कहानी है और कुछ नहीं। सर, देखा ये भी गया है कि अक्सर पहाड़ में जो है वो लोग जो है एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी जो है काफ़ी दिक्कतें इस तरह से आती हैं सामने। तो क्या एनक्रोचमेंट भी इसकी एक बड़ी वजह है? सब लोग ही दोषी नहीं है, इसमें सरकारें भी दोषी हैं। सरकारों के अटैचमेंट 2013 की आपदा में हमने देखा, सरकारों के वो सारे एस्टेब्लिशमेंट जो कि इस तरह के वल्नरेबल जगह पे बनाए गए थे, सरकारें पहले उसमें आगे बढ़कर करती हैं। उसके बाद चाहे वो एसएसबी 2013 की आपदा में श्रीनगर का, 2013 की आपदा में बहावा एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर है, या सियालसोड़ का गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, या कीर्तिनगर का पीडब्ल्यूडी का एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर रामबाड़ा का गढ़वाल मंडल विकास निगम का सेटलमेंट है। सारे सरकारी कंस्ट्रक्शन थे, इनकी देखा देखी लोग भी करते हैं। अपन तो सरकारों को हतोत्साहित करना चाहिए, सरकारें खुद प्रमोट करती हैं। ये एक सरकार की कहानी नहीं है, ये सरकार दर सरकार यही कहानी है। संवेदनशीलता है इनके प्रकार, जिसमें जो हो रहा है फौरी अप्रोच के साथ, तात्कालिक अप्रोच के साथ ये सारी चीजें होती हैं और इसका ये परिणाम लोग भुगतते हैं, कल के दिन भूल जाते हैं। और बहुत दूरगामी न तो दृष्टि जनता की है न सरकारों की है, और भूविज्ञानिक लगातार बोलते रहते हैं, लगातार इन बात के आगाह करते रहते हैं, न कारखाने में तूती बनकर रह जाती हैं ये आवाजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे साथ आनंद जी भी हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। आनंद जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे आपदा को, सैलाब जो आया है और जितना भारी नुकसान इस बार देखने को मिल रहा है? सवाल यहाँ पर यह है, क्या इसको रोका जा सकता था? देखिए, अगर हम कुछ सीख लेते 2013 में या 11 में, जब केदारनाथ की यही ऐसी ही आपदा वहाँ आई थी, अगर हम कुछ सीख लेते तो शायद आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। देखिए, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका ये हमेशा से आती रही हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी। सिर्फ यह है कि हमें इनसे सीखना है
और जो हमें करना है वो हमें करना चाहिए। अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह से ऊपर से पानी के साथ, सैलाब के साथ आपकी मिट्टी पत्थर सब कुछ आया है, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी ये इतनी भयावह सिचुएशन है कि मैं कह नहीं सकता। पर ये क्यों है, इसमें जो जान माल का नुकसान है, इसमें से बहुत कुछ बचाया जा सकता था अगर हमने रिवर की या ये जो भी नदी वहाँ से आ रही है या ट्रिब्यूटरी आ रही है उसकी थोड़ी सी इज्जत की होती। क्योंकि यह एक जाना पहचाना एक तरीका है, हमारे पता है हमको कि हर रिवर का एक एक्सपेंशन का टाइम होता है। ये इस तरह की जो फ्लड है ये आपकी मॉनसून के अलावा कभी नहीं आएगी, और मॉनसून में ही हमको रिवर का जो स्पेस है, जो उसकी जगह है, वो हमें छोड़नी होगी। अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ देखो आप, कितने देखें आपने, पहले उत्तराखंड में भी देख चुके हैं, पहले पिछले साल भी देख चुके हैं, उससे पहले साल भी देख रहे हैं, और आज भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जरा सा नदी का पार्ट है आपने वहां पे वो बना लिया, आपने वहां पे घर बना लिए। और अब मुझे ये बताइए कि किसमें टाउन प्लानिंग हुई? नहीं। अगर हम टाउन प्लानिंग करते तो इस तरह की जो जगह है, जो पहले गांव था वो गांव रहता, तो वहां पे इतने घर नहीं होते, इस तरह से हमने रिवर के ऊपर एनक्रोच नहीं किया होता। और उसकी वजह से अब आज ये हो रहा है। और ये भी पता है हमको कि उत्तराखंड के और हिमाचल के पहाड़ जो हैं वो बहुत कच्चे पहाड़ हैं, और इनमें जैसे ही इनके ऊपर किसी भी तरह का वजन पड़ेगा तो यहाँ पे एकदम त्रासदी आएगी। अब मैं ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है ये बताता हूँ आपको। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि 4 इंच 25 सेंटीमीटर रेन आपके पास वहां पे हो रही है 1 घंटे के अंदर। और अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर पे होती है तो जो पानी का जो बम है वो 25,000 टन का बम समझ लीजिए आपके ऊपर गिरा दिया गया है। और वो 25,000 टन अपने साथ और जो 1,000 टन, 10,000 टन, 20,000 टन, 30,000 टन का जो मलबा लेके आ रहा है, आप इमेजिन करिए कि किस वेग से आ रहा होगा, किस तेजी से आ रहा होगा, और कितना ये नुकसान कर रहा होगा। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, शायद किसी ने सुना नहीं, कि हिमाचल शायद खत्म हो जाएगा कुछ सालों में। और यही घंटी जस्टिस रूमापाल ने 1999 में या 2001 के अंदर बजाई थी, कि वहां पे भी जब उन्होंने ये कहा था कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। और यही चीज 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 जस्टिस ने कही है। अब यही हम देख रहे हैं। ये देखिए ना क्या बॉम्ब दिखा रहे हैं आप। इसके आगे कोई बचेगा? इसके आगे आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए। और अभी आपने देखा थोड़ा दिन पहले जिस समय वहां पे रशिया से भूकंप आया और उसकी वजह से जो सुनामी आई, वहां पे वेल्स जिनका अपना ही वजन जो होता है 8-8, 10-10 टन का होता है, वो कितनी की कितनी जमीन आपके सतह पे आके गिरी और मरी। तो इनसे हम सीख नहीं रहे हैं। आपने 4 धाम रोड बना दिया, क्या उसकी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की? नहीं, क्योंकि आपने रूल बदल दिया कि 100 किलोमीटर के नीचे का जो रोड होगा उसके लिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए। तो आपने जो 1100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था उसको 15 प्रोजेक्ट के अंदर बांट दिया, और इसके लिए आपने हटा दिया। कितने पेड़ काटे हैं आपने 4 धाम बनाने में, और इतने घर बनाने में इसी एरिया के अंदर जहां पे जो आज हम तबाही देख रहे हैं। कितने पेड़ कटे हैं सोच सकते हैं आप? एक एक घर में 10-10 पेड़ कटे होंगे कम से कम। कितने पेड़ कटे हैं? किसने परमिशन दी? इसके जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इस तरह की ध्यान नहीं देती। और ये तो हम सब जगह ही देख रहे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां ये हाल है। गुरुग्राम है, आप कहीं पे दिल्ली में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जरा सी बारिश होती है तबाही मच जाती है। ये तो
एक बहुत बड़ा बम फटा है। ये बहुत बड़ा बम फटा है और इसको रोक सकते थे हम अगर हमने प्रॉपर टाउन प्लानिंग की होती और हमने वहां पे, अब जो अगला पॉइंट जो मैं कहूंगा वो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, कड़वा सत्य है ये। जो हम धाम पे जाते हैं, ये हमारे तीर्थ यात्रा है। हमने उस तीर्थ यात्रा को तीर्थ का वो बना दिया, टूरिज्म बना दिया उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने रोड बना दिए, होटल बना दिए, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी। मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है कि आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, आप उसमें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल आपकी श्रद्धा है, आप करिए। पर सरकार को तीर्थ यात्रा को तीर्थ का टूरिज्म नहीं बनाना है, उसको वो नहीं बनाना है। यही हम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये त्रासदी रुक सकती थी। मेरी संवेदना है मेरी सबके साथ जो जिन का। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम देखते हैं इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती हैं, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया जाता। एग्जैक्टली। अब जस्टिस की बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, हम धता बताते रहते हैं, कोई भी डिसीजन होता है आप लॉ चेंज कर देते हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का रोल ही तो चेंज कर दिया आपने कि जहां पे 100 किलोमीटर का रोड होगा उसके नीचे नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? यहाँ पे एक घर पे नहीं, यहाँ पे तो इतने हजार कितने घर दिख रहे हैं मुझे। और अभी इसमें तो वो नहीं है जो बह गए और जो ढह गए, और कितने नीचे तक हैं। तो जो आदमी उसमें फंसे हैं, बस एक ही छोटा सा सिल्वर लाइनिंग है। हमारी जो आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण हैं और जो वो हैं, वो उसमें हमें इस समय बहुत अच्छे एफिशिएंट हैं, बहुत कुशल हैं और बहुत जल्दी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू हो चुके हैं, टेम्परेरी कैंप्स बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं।